हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल। गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बारे में कि क्या बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, क्या बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। तो इसका आंसर है नहीं। नहीं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड ही कंट्रोल करता है। अंडरवर्ल्ड की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, सब उनकी मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। वरना इतने बड़े मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन को आज तक पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? दूसरे देशों से समझौता करे, पकड़ के लाए, लेकिन नहीं पकड़ सकती, बिकॉज वही तो कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, मोस्ट वांटेड ये वो सब बेवकूफ़ बनाने के लिए एक एक करके सब बताता हूँ। तो पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। तो सबसे पहले बॉम्बे के जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे करीम लाला। जो वो पश्तो कम्युनिटी के लास्ट राजा थे और बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करते थे। बहुत लेविश लाइफस्टाइल था उनका, रुतबा बहुत ज़्यादा हुआ करता था बॉम्बे में। इतना ज़्यादा हुआ करता था कि इंदिरा गांधी भी करीम लाला से मिलने के लिए एक बार आई थी। और इस आर्टिकल में हाजी मस्तान के जो ग्रैंडसन है उन्होंने ये बताया था कि इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने आया करती थी। उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इस वजह से उनसे सब लोग मिलने आते थे। उनके घर पे उनके दावत हुआ करते थे, जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स को इनवाइट किया जाता था। उसके बाद आए हाजी मस्तान। हाजी मस्तान को तो फिल्मों में कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो तो बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंसर बन गए। विकिपीडिया पर इनकी बायोग्राफी में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। और एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुआ करती थी सोना करके, उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। और इसके साथ साथ उनके रियल इस्टेट, ड्रग्स, किलिंग, एक्सटॉर्शन, इन सब के अंदर भी उनका नाम आया। वो ये सब भी काम किया करते थे, लेकिन वो भी एक अपनी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते थे। उसके बाद होती है एंट्री दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम ने सारी चीज़ों की स्मगलिंग शुरू कर दी। ड्रग्स, किलिंग, एक्सटॉर्शन, फिल्म फाइनेंस, बेटिंग। बेटिंग इन्होंने शुरू करी है। बेटिंग तो इन शुरुआत ही इन्होंने करी है। क्रिकेट पे सट्टा जो चलता है बहुत बड़े लेवल पे चलता है, बॉलीवुड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बेटिंग के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, अगर आप लोग मुझे कहोगे तो ये इन्होंने शुरू कराई है और बहुत बड़े लेवल पे और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलती है बेटिंग। उसके बाद रियल इस्टेट में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। अब आज की डेट में ये वो वाले काम नहीं करते हैं, किलिंग, किडनैपिंग, वो सब नहीं होता है, क्योंकि अब इन्होंने सारा, इनको पैसा कमाने का तरीका पता चल गया। जब इन्होंने सारी ये गैंग, करीम लाला, वरदा राजन, हाजी मस्तान या माया, मानिया सुरवे, जब इन सबको सफाया कर दिया, तब इनको समझ में आ गया कि इनमें इनमें पैसा नहीं है। अब ये पैसा वाइट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि पैसा उन्होंने ऑलरेडी बहुत कमा लिया था। तब वो सारा बिजनेस में आ गए। इनकी जो डी कंपनी है वो 10,000 करोड़ की कंपनी है। इसमें 5,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सीए, इंडिया के सबसे बड़े एडवोकेट राम जेठमलानी और हैकर्स, शार्प शूटर्स, बहुत सारे लोग काम करते हैं इसमें, जो कि इस कंपनी को चलाते हैं प्रॉपर बिजनेस की तरह और पूरे इंडिया पे कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इनके साथ काम करते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले भी इनके साथ काम करते हैं। ऐसे ही नहीं, सलमान खान सारे अपने केसेस से बरी हो रखा है, इनके साथ है, इसीलिए हुआ पड़ा है। मैंने एक पार्टी का वीडियो उठा के देखा था, जिसमें मैंने गोविंदा, अनिल कपूर, महमूद, अनु मलिक, कुमार सानू, इन सबको परफॉर्म करते हुए, नाचते गाते हुए इस पार्टी का वीडियो यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते तो उनसे यार पूरी दुनिया डरती है। तो ये तो बॉलीवुड तो क्या चीज़ है, छोटी सी हस्ती है ये तो उनके ना चाहने पर भी ये इनको काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि पब्लिक में अपनी इमेज को क्लियर रखना चाहते हैं, कोई दिखाना नहीं चाहता। और बहुत सारी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस करी हैं। कुछ के नाम मुझे पता चले, जैसे कि एक नाम मुझे पता चला, भरत शाह। भरत शाह चोरी चोरी चुपके के टाइम पे गिरफ्तार कर लिया गया था। पता चल गया था कि ये बंदा जो पैसा है वो अंडरवर्ल्ड का लगाता है फिल्मों में। तो मैंने उनकी मूवीज उठा के देखी, जिसमें नाम आया दीवाना मस्ताना, हीरोज, तेरे संग, रास्कल, जिला गाजियाबाद, बीए पास, ग्रैंड मस्ती, दिल से, देवदास, यस बॉस, डर, पुकार। यानी कि शाहरुख खान से लेकर संजय दत्त, सलमान खान, सब उनके लिए, गोविंदा, अनिल कपूर, सब उनके लिए काम कर चुके हैं। क्योंकि मैंने उनके तो खैर चलो पार्टी में भी देख लिया था, तो काम करते रहे उनके लिए। सबसे ज्यादा उनके लिए काम किया संजय दत्त ने। अब संजय दत्त का मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बताता हूँ कि उनकी जितनी भी मूवीज आई हैं, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड सब कुछ, वो एक अलग डायरेक्टर ने बनाई है सारी की सारी। और हर मूवी में उनकी पर्सनालिटी को बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। बड़ा मतलब चाहे वो रियल भी है, लेकिन सब में दिखाया गया कि वो इंसान के पास कितनी पावर्स है, कुछ भी कभी भी कर सकता है वो इंसान, किसी को भी मार सकता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत स्ट्रांग है, कंट्रोल है मतलब उसका इंडिया के ऊपर।
फिर इसमें मैंने उस डायरेक्टर का नाम ढूंढा, डायरेक्टर का नाम निकला राम गोपाल वर्मा, उसी ने ही सबसे ज्यादा मूवीज बनाई है। फिर मैंने उस इंसान की हिस्ट्री उठा के देखी कि वो इंसान तो सिविल इंजीनियर था, वो फिल्में बनाने लग गया, प्रोड्यूसर बन गया, तो उसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किसने करी? फिल्में प्रोड्यूस करी झामू सुगंध ने, क्योंकि झामू सुगंध ने कितनी सारी फिल्म और बहुत महंगी महंगी पिक्चरें प्रोड्यूस करी हैं यार। रंगीला, बॉम्बे, हिंदुस्तानी, दौड़, चाची 420, अर्थ, हम दिल दे चुके सनम, खूबसूरत, अस्तित्व, लगान, आर्क्स, ब्लैक फ्राइडे फिल्म जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर जो आई थी, उसमें एक सीन के अंदर दिखाया गया कि दाऊद का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसमें सीन में है जिसमें दाऊद बोलता है कि यार मेरा इस से कोई लेना देना नहीं है और मैं सरेंडर कर सकता हूं अगर मेरे से सारे चार्जेस हटा दिए जाएं तो पुराने। और याकूब मेमन को इस मूवी में पकड़ लिया जाता है लास्ट में, उसको भी दिखाया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, उसने खुद सरेंडर किया, जबकि ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत था। मैंने उनके बारे में पढ़ा, वो सारा जो मनी हैंडल जो किया करते थे टाइगर मेमन का, वो याकूब मेमन ही किया करते थे। आप भी पढ़ लेना, पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। और सलमान खान का एक 2015 में काफी फेमस हुआ था जब वो ट्वीट कर रहे थे याकूब मेमन के लिए, जो टाइगर मेमन के भाई थे, उनके लिए इन्होंने इतना ट्वीट किया कि उसको छोड़ दो, जिसको फांसी देनी है भाई को दो, इनका कोई गुनाह नहीं है। तो लोग बहुत गुस्सा आ गए, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट निकाले इनके घर के बाहर, जिसकी वजह से इन्होंने माफी मांगी पब्लिक में और अपनी इमेज को वापस बीइंग ह्यूमन के थ्रू इन्होंने ठीक कर लिया। क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत पावरफुल इसीलिए माने जाते हैं सलमान खान, संजय दत्त, क्योंकि इनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, इसलिए इनसे कोई पंगा नहीं लेता है। अब बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त 1992 में यलगार मूवी के टाइम पे उसने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था फिरोज खान ने उसको दाऊद से मिलवाया था। फिर मैं फिरोज खान पे आ जाता हूं, चलो, क्योंकि संजय दत्त पे आऊंगा, संजय दत्त का बहुत बड़ा किस्सा है। तो फिरोज खान की जब मैंने हिस्ट्री उठा के देखी तो फिरोज खान ने कुल अपने जीवन में 4-5 फिल्में करी थी जो कि हिट नहीं थी, फ्लॉप थी। फ्लॉप फिल्मों का बंदा प्रोड्यूसर कैसे बन सकता है? और प्रोड्यूसर भी बन गया तो बन गया, चलो, उसके बाद सारी इतनी महंगी महंगी फिल्में कर रहा है। फरदीन खान राम गोपाल की वर्मा की फिल्मों में है, और फिल्मों में तो है, प्रोड्यूसर कौन है? झामू सुगंध। और राम गोपाल वर्मा भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड का ही पैसा फिल्मों में लगाता रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसने इतनी सारी मूवीज जो बना बना के डेडिकेट करी है। उसके बाद जो अब मैं बात करता हूँ संजय दत्त की, तो अप्रैल 1992 में उसको फिरोज खान ने मिलवाया यलगार के टाइम पे। 93 में वो बंदा बॉम्ब ब्लास्ट के केस में पकड़ा गया, उसकी ना अब्बू सलीम से रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी, इसलिए वो बंदा फंसा था। ये जो आर्म्स एक्ट लगा है ना, ये 20 साल बाद लगाया गया उस पर। 2013 तक 20 साल हो चुके थे 1993 से, और 20 साल तक सिर्फ उसको ट्रायल के लिए ही बुलाते रहे। पहली बार में ही उनको बेल मिल गई थी, 5 मई को 1993 को ही बेल मिल गई थी। तो 19 अप्रैल को तो भाई साहब जेल गए हैं, 5 मई को उनको बेल भी मिल गई। उसके बाद वो आते रहे, जाते रहे, और 20 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ 18 महीने जेल में काटे। 20 साल बाद सारे केसेस से उनको बरी कर दिया गया, और उनके ऊपर सिर्फ एक आर्म्स एक्ट लगा दिया गया, जिनके ऊपर सजा दी गई 5 साल की। और इस बंदे ने मूवी में इतना झूठ दिखाया है कि मेरे को तो हानिफ और समीर ने गन्स ला के दिए थे, जो मेरे सनम मूवी के प्रोड्यूसर थे, और सनम मूवी आई थी 1997 में, और पकड़ा कब गया है? 1993 में। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी इनकी मान लेते, ये सच कह रहे हैं तो भाई इनकी माननी पड़ेगी। उसके बाद इनको 5 साल की जो सजा होती है उसमें इनके 42 मंथ्स और बचे थे, क्योंकि इन्होंने 18 महीने 20 साल के अंदर 1 महीने की भी 1 साल की एवरेज नहीं पर निकाल चुके थे। तो 42 मंथ्स में भी इनको सिर्फ 25 फेब 2016 को रिलीज कर दिया गया, उसमें से भी आधी सजा कर दी गई। और इस आधी सजा में से भी इन्होंने देखो कितने दिन घर पे काटे हैं। 16 मई को ये जेल गए थे, 2 अक्टूबर को 2 वीक के लिए बाहर आए पेरोल पे, उसके बाद 2 वीक का इन्होंने एक्सटेंशन कर लिया, 1 महीना हो गया। 30 अक्टूबर को ये वापस गए हैं, 6 दिसंबर को ये वापस आ गए, यानी कि 1 महीना निकाला बस इन्होंने। 6 दिसंबर को वापस आ गए, तो 1 महीने के पेरोल पे रहे, फिर 1 महीने का और पेरोल उन्होंने बढ़वा लिया, फिर उसके बाद 1 महीने का और एक्सटेंशन करवा लिया, 3 महीने, ये 4 महीने हो गए। अभी भाई साहब 2 महीने जेल में रहे, 4 महीने घर पे आ गए। फिर 10 जनवरी 2015 को ये वापस गए जेल में। उसके बाद 26 अगस्त को ये वापस आया पेरोल पे, हाँ, इस बीच में नहीं आए 6 महीने के लिए पेरोल पे आए। फिर 25 फरवरी 2016 को इनको रिलीज कर दिया गया, आधी से भी आधी सजा में इनको घर भेज दिया गया। और पिक्चर में इतना बड़ा झूठ दिखाया है, कितना स्ट्रगल दिखाया है जेल में। मेरा भाई है, जेल में काम करता है, नीम का जेल में है, हेड कांस्टेबल है, वो सब बताता है मुझे जेल की बातें, जेल में कितनी अय्याशी होती है, लोगों के पास हर एक चीज प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे उन्हें शराब चाहिए, चाहे सिगरेट चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, पैसे ज्यादा लगते हैं, सब कुछ हो जाता है प्रोवाइड।
तिहाड़ जेल की सबको पता है, हम हमारी पूरी दुनिया को पता है यार ये ऐसा होता है। पहले एक्सटॉर्शन मनी दिया करते थे उनको, जो भी कोई स्टार बड़ा हो जाता था, कोई छोटे मोटे स्टार को नहीं पूछते जो छोटी मोटी फिल्में कर रहा है, जो कोई बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है उसको पूछा जाता है खाली बस, उससे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है और उस पे अंडरवर्ल्ड अपना पैसा भी लगाता है, या फिर आपकी बहुत अच्छी जान पहचान होनी चाहिए। अब ये क्यों कंटिन्यू हुआ? क्योंकि ये पहले से चला आ रहा था, ये 70s से चल रहा था, ये ऐसा नहीं कि 80s 90s में जाके हुआ। 80s 90s में दाऊद ने टेक ओवर कर लिया था, बहुत बड़े लेवल पे फिल्में फाइनेंस होती थी। आपको याद होगा शायद 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। तो उस दौरान 19 लोगों का नाम आया था, जिसमें नदीम श्रवण एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, नदीम का नाम आया था। उसी ने पूरी प्लॉटिंग करी थी, उसी ने सुपारी दी थी मारने के लिए, क्योंकि नदीम का जो कहते हैं कि ऐसा नदीम को उन्होंने काम देना बंद कर दिया था, दोनों के बीच में अनबन आ गई थी। लेकिन जो शार्प शूटर था दाऊद मर्चेंट, उसने ये तक बताया था कि रमेश तौरानी भी शामिल था, उसने 25 लाख रुपए दिए थे, जो टिप्स कंपनी का मालिक है, जिसने कि रेस 3 लास्ट जो रेस जो है पूरी फ्रेंचाइजी जो है वो प्रोड्यूसर वही है। तो आई डोंट नो इनके बीच में क्या था, लेकिन 19 लोगों में से सिर्फ एक इंसान दाऊद मर्चेंट को, जबकि 3 लोगों ने गोलियां चलाई थी, सिर्फ एक इंसान को उम्र कैद की सजा हुई है, फांसी भी नहीं दी गई उसे। क्यों? क्योंकि किसी और के कहने पे उसने गोली चलाई थी, अबू सलेम के कहने पर। पावरफुल इतने ज्यादा हैं ये लोग कि ये बॉलीवुड वालों की तो कोई औकात ही नहीं है, इनको कोई मना नहीं कर सकता। या तो आप खुशी से काम करो या फिर गन पॉइंट पे काम करो। बॉलीवुड ही नहीं, पुलिस प्रशासन, पॉलिटिक्स, हर जगह अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है बहुत बड़े लेवल पे। इसीलिए इतना क्राइम वगैरह जो इतना इजीली हो जाता है ना, वरना गुलशन कुमार जैसे इतना बड़ा टी सीरीज का मालिक, जिसके ऊपर 65% कंट्रोल था पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री पर, उस बंदे के अगर डेथ हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है दिन दहाड़े, और किसी को कोई सजा नहीं होती है। वेरी गुड। बॉलीवुड का कनेक्शन आज से ही नहीं है, जब से बॉलीवुड बना है तब से अंडरवर्ल्ड रूल कर रहा है। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस की, क्योंकि बॉलीवुड को मुझे लगता है कि सबको पता है कि इसमें किसका हाथ है, कैसे ये मर्डर हुआ, ये प्री प्लान मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, तो सबकी फटी पड़ी है, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। किसी ने भी नहीं बोला सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मालूम है रिजल्ट क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, अरे पूरा बॉलीवुड कुत्ते की तरह लग गया ट्वीट करने में, पागल हो गए। मीडिया को देखो भाई, लाइन लगा के खड़ा हुआ, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, साला एक ही न्यूज दिखाई जा रहा है। अब देखो वो चाइना भी भूल गया, सारी ऐप भूल गया, सब कुछ भूल गया। मुझे तो लग रहा है जो टिकटॉक भी बैन हुई है ये इसीलिए हुई है, क्योंकि सुशांत की खबर जो है वो पुश मीडिया के थ्रू हर घर घर में पहुंच रही थी। यूट्यूब से ज्यादा टिकटॉक फेमस है, टिकटॉक हर घर में, और सबसे ज्यादा उस पर सुशांत की ही न्यूज चल रही थी और कुछ चल ही नहीं रहा था उस पर। इंस्टाग्राम, ये सब, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब पुश मीडिया नहीं है, इन पे सर्च करना पड़ता है। टिकटॉक पे अपने आप ही आ जाता है। वरना तो पबजी जो है वो इतनी बड़ी ऐप है ना, उसका रोज का $2,20,000 की कमाई है। टिकटॉक की उसकी आधी से भी आधी है। और बाकी जितनी भी एप्स है ना छोटी मोटी, जो मैं सोच रहा हूं इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग अगर कहोगे तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा कुछ भी नहीं है यार, ये केस बहुत ही ईजी है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक एनके सूद है, एक्स रॉ ऑफिसर है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि ये बहुत ही शार्प किलिंग है, शार्प मर्डर है, और इस तरह से सुसाइड नहीं होते हैं। मैंने जो अपने वीडियो में एक पूरा डेमो भी दिया था, उससे भी यही निकल के आता है कि सुसाइड नहीं है। बट अब इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मर्डर भी अगर है, मर्डर पता चल गया तो मर्डर तो कहीं का कहीं है। अब क्या तुम मर्डरर को पकड़ लाओगे? नहीं पकड़ के ला सकते यार। ये नेपोटिज्म, वोटिज्म, ये सब बहाना है ताकि लोग का ध्यान दूसरी तरफ जाए। एक्चुअल में पता नहीं भाई, माया ही कुछ और चल रही है। गुरु मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये सब ढूंढ के, रिसर्च करके। यार दुनिया में है क्या? हम लोगों को कितना चूतिया बनाया गया यार। सही डायलॉग है रामाधीर सिंह का, जब तक इस देश में सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। भाई इतना झूठ दिखाते हैं यार सब कुछ। इट्स सो फकिंग फेक वर्ल्ड यार। ये वीडियो के बाद शायद मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा गाइस, क्योंकि मेरी रिसर्च के बाद मेरा दिमाग डेड हो गया भाई। ये मैंने इतनी रिसर्च में क्या देख लिया यार। आई होप इस बंदे को जस्टिस मिल जाए बस। और थैंक यू सो मच गाइस एंड तक देखने के लिए वीडियो। जय हिंद।